Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about factors affecting dividend policy. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है? डिविडेंड पॉलिसी एक कंपनी का, एक फर्म का फाइनेंशियल डिसीजन होता है जो बताता है कि जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लिसन फ्रेंड्स, हमें पता है डिविडेंड क्या होता है। जो कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको एज अ रिटर्न जो मिलता है वो उनका डिविडेंड होता है। तो जो कंपनी है उसको डिसाइड करना पड़ता है कि उसको जो है क्या करना है, उसको डिविडेंड पे करना है, नहीं करना है, कितना डिविडेंड पे करना है, रेगुलर डिविडेंड पे करना है या फिर नहीं करना है। तो ये सारे के सारे जो एक कंपनी के डिसीजंस होते हैं वो कुछ गाइडलाइंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये गाइडलाइंस जो होती हैं यही कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी होती है जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेट करते हैं। मीन्स अ डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है? इट इज़ अ फाइनेंशियल डिसीजन। डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है? इट इज़ अ फाइनेंशियल डिसीजन डिसाइडिंग ऑन द डिविडेंड पे आउट रेशियो, कितना डिविडेंड हमें पे करना है। मीन्स जो प्रॉफिट है कंपनी का जो प्रॉफिट है उसका हमें करना क्या है, उसका कितना जो पार्ट है हमें रिटेन करके रखना है और कितना पार्ट हमें शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर कंपनी ने 10 रुपये प्रॉफिट अर्न किए तो हमें कितने रुपए शेयर होल्डर्स को देने हैं? मान लो हमने 6 रुपये रिटेन करने हैं और 4 रुपये शेयर होल्डर्स को देने हैं, तो जो डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया वो हो गया 6:4। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिविडेंड, हमें रेगुलर डिविडेंड पे करना है या फिर नहीं करना है। हम देखते हैं कुछ कंपनी जो होती हैं वो रेगुलर डिविडेंड पे करती हैं, हर साल डिविडेंड वो डिक्लेयर करती हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो डिविडेंड पे नहीं करती हैं, फिर कभी कभी डिविडेंड पे करती हैं जब उनको कुछ ज़्यादा ही अब नॉर्मल प्रॉफिट हो जाए। शुड दे पे डिविडेंड एट ऑल और नॉट, उन्हें डिविडेंड पे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक स्पेशल पॉइंट बता दूंगी। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं, आई एम ऑल्सो योर क्लासमेट बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग BBA होते हैं, उनके माइंड में क्या होता है, एक थॉट होता है कि जो कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है वो अच्छी नहीं होती है, या फिर जो कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही है वो लॉस में चल रही हैं, ऐसा कुछ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इवन वो भी डिविडेंड पे नहीं करती हैं। डिविडेंड पे ना करने का सबसे बड़ा रीज़न जनरली कंपनीज का क्या होता है कि उनके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जो फंड्स हैं वो डिविडेंड के रूप में पे करने की बजाय वो सारे के सारे अपने पास रख लेते हैं। अब फंड्स को अपने पास रखेंगे तो वो उनको अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, तो जो कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगी। अगर हमारे पास पैसे आते हैं तो हम उनको बैंक्स वगैरह में डलवा के थोड़ा बहुत हमें रिटर्न मिलता है, लेकिन कंपनी जो होती है वो इन्वेस्ट करके बहुत सारे रिटर्न अर्न करती है, और जो रिटर्न होता है वो हमारा ही होता है, हम शेयर होल्डर्स का ही होता है। और जो कंपनी होती है उसकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, तो वहाँ पे हमें कैपिटल गेन की फॉर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये कभी माइंड में हमें नहीं लाना है कि जो डिविडेंड फर्म नहीं दे रही हैं वो अच्छी नहीं है या फिर वो लॉस में जा रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि किसी कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे मेनली मैंने 15 फैक्टर्स इंक्लूड किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ और फैक्टर्स भी आपको बताऊंगी अच्छे से डिटेल में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेन फैक्टर है वो है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। मीन्स एक कंपनी की अर्निंग कितनी स्टेबल है। अर्निंग से हमारा क्या मतलब है? एक कंपनी की अर्निंग क्या होती है? उसका प्रॉफिट। मीन्स उस कंपनी का प्रॉफिट कितना स्टेबल है, हर साल वो प्रॉफिट अर्न करती है, नहीं करती है। कुछ कंपनी सामने देखी होंगी, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। और दूसरे पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो फर्म है उसकी अर्निंग कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, या फिर एक स्टीडी फ्लो वहाँ पे रहता है। मीन्स सेम रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। जितनी ज़्यादा एक कंपनी की जो अर्निंग है वो स्टेबल रहती है, उतनी ही ज़्यादा उसकी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो स्टेबल रहेगी, मीन्स सेम रहेगी। जनरली हम देखते हैं कि जो हमारी नेसेसिटीज़ में जो काम करने वाली कंपनीज़ हैं, शुगर वगैरह में, क्लोथिंग वगैरह में, ऐसी जो कंपनीज़ होती हैं
उनकी जो डिविडेंड पॉलिसी होती है वो स्टेबल होती है। उनकी डिविडेंड पॉलिसी स्टेबल होने का रीज़न यही है कि उनकी जो अर्निंग्स हैं वो भी स्टेबल होती हैं। लेकिन अगर हम उससे अलावा अलग सेक्टर्स में जाएँ, लाइक अप्लायंसेस वगैरह के सेक्टर में, तो कभी बूम होता है इन सेक्टर में, कभी रिसेशन का टाइम होता है, कभी तो उनकी सेल बहुत ज़्यादा हो जाती है और कभी एकदम ही नहीं होती है, तो वहाँ पे जो अर्निंग होती है उनकी वो स्टेबल नहीं होती हैं। तो ये चीज़ जो है उस टाइम की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। कभी ज़्यादा अर्निंग हुई तो वो डिविडेंड पे करेंगी, ज़्यादा डिविडेंड पे करेंगी। कभी उनका प्रॉफिट नहीं हुआ, कभी उनकी अर्निंग नहीं हुई तो डिविडेंड पे नहीं भी करेंगी या फिर वो थोड़ा बहुत करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज ऑफ कॉरपोरेशन। जो कॉरपोरेशन है उसकी एज क्या है। कॉरपोरेशन की एज से मतलब क्या है हमारा, कि जो कॉरपोरेशन है वो कितना पुराना है। फ्रेंड्स, जो नए नए कॉरपोरेशंस होते हैं, नई नई कंपनीज होती हैं, उनके पास फंड्स की कमी होती है। फंड्स की कमी होगी तो जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे वही उनका फंड होगा। नए लोन वगैरह भी इजीली अवेलेबल नहीं होता उनके लिए, तो वो जो है अपने प्रॉफिट को रिटेन करते हैं। जो नई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने प्रॉफिट को रिटेन करते हैं। वो डिविडेंड देते भी हैं तो बिल्कुल थोड़ा बहुत देते हैं, वो जनरली नहीं देते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े पुराने ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो जो है डिविडेंड पे करते हैं नए ऑर्गेनाइजेशंस के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे भी ये ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ पे फोकस करके पूरा ये नहीं बोल रही कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एकदम वेल सेटल्ड हैं वो डिविडेंड देंगे ही, ज़रूरी नहीं है कि वो भी दें। अगर उनके पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो भी डिविडेंड पे नहीं करते हैं। नाउ लिक्विडिटी ऑफ फंड्स। लिक्विडिटी ऑफ फंड्स का मतलब क्या है कि जो कंपनी है उसके जो फंड्स हैं, उसके जो एसेट्स हैं, लिक्विड फॉर्म में कितनी है, कैश फॉर्म में कितनी है, नियर टू कैश कितनी है। अगर देखो, जो डिविडेंड होता है हमारा वो कैश फॉर्म में होता है जनरली, है ना। तो एक फर्म के पास अगर कैश है तो ही वो डिविडेंड पे करेगी। कई बार क्या होता है, अगर एक कंपनी प्रॉफिट अर्न करे भी जा रही है और वो डिविडेंड पे करना भी चाह रही है, लेकिन फिर भी वो डिविडेंड पे नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास कैश नहीं है। मीन्स एक कंपनी की जो डिविडेंड पे करने की कैपेबिलिटी है वो उसकी लिक्विडिटी पे डिपेंड करती है। अगर कंपनी के पास इनफ कैश अवेलेबल है तो वो डिविडेंड पे करेगी, अगर नहीं अवेलेबल है तो वो डिविडेंड पे नहीं करेगी। नाउ एक्सटेंड ऑफ शेयर डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सटेंड ऑफ शेयर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं उसके। जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स होंगे उस कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी उतनी ही रिजिड होगी, बिकॉज वो चेंजेस वहाँ पे जल्दी से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हमें पता है जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं करना क्या है कंपनी को, तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा रिजिड होगी, डिविडेंड पॉलिसी उतनी ही ज़्यादा रिजिड होगी। लेकिन अगर एक कंपनी के शेयर होल्डर्स नंबर में कम हैं तो उसकी जो डिविडेंड पॉलिसी होती है वो फ्लेक्सिबल होगी। यहाँ पे एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नाउ नीड फॉर एडिशनल कैपिटल। एक कंपनी को कितनी एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। मीन्स अगर एक कंपनी को अभी जो कैपिटल है उससे ज़्यादा और ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो वो जो कंपनी है वो या तो अपने सारे के सारे प्रॉफिट को रिटेन करके रखेगी बिकॉज उसको और ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि कंपनी को कभी कभी एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है तो ऐसी कंपनी क्या करेगी, वो फ्लेक्सिबल डिविडेंड पॉलिसी रखेगी। फ्लेक्सिबल डिविडेंड पॉलिसी में क्या होगा, जब उसके पास ज़्यादा फंड्स है तो डिविडेंड दे देगी, अदरवाइज नहीं देगी। तो मीन्स ऐसी कंपनी क्या करेगी, वो फ्लेक्सिबल डिविडेंड पॉलिसी रखेगी। जब प्रॉफिट होंगे तो वो दे देगी, जब उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी तब वो प्रॉफिट जो है एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, वो अपने पास रख लेगी। ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल्स हमें पता है जो मार्केट के अंदर फोर स्टेजेस होती हैं, बूम होता है, रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है। तो इन सारी की सारी स्टेजेस के अंदर जो है हमारी कंपनी काम करती है। हमारी जो कंपनी होती है उसको इन सारे के सारे स्टेजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। कंपनी जो होती हैं वो क्या करती हैं, जब बूम की सिचुएशन होती है तो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती हैं तो वो उस टाइम पे ज़्यादा डिविडेंड देती हैं। जब कंपनी डिप्रेशन की सिचुएशन में होती है, रिसेशन की सिचुएशन होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो फर्म है उसकी अर्निंग्स कम होती हैं, उसका प्रॉफिट कम होता है तो वो कम डिविडेंड देती हैं। लेकिन आज के टाइम पे हम देखें तो कई कंपनीज जो है वो कंजर्वेटिव अप्रोच भी यहाँ पे
मानती हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे उल्टा करेंगे। जब बूम की सिचुएशन होती है तो भी हम रेगुलर वाला ही डिविडेंड देंगे, जो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचेगा हम उसको रिटेन करके रख लेंगे। फिर जब रिसेशन की सिचुएशन आएगी, जब मार्केट में मंदी चल रही होगी, तो उस टाइम पे हम जो है डिविडेंड, ये जो हमने बचा के रखा है उसको पे करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स हैं वो टेरर में नहीं आएंगे, उनको एक स्टीडी फ्लो मिलेगा, उनको रेगुलर इनकम मिलेगी, और जो कंपनी की जो इमेज है मार्केट में वो भी अच्छी पोर्ट्रे होगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती है वो कंपनी की हर डिसीजन को इफेक्ट करती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं एक कंपनी के रिगार्डिंग? जनरली हम देखते हैं कि जो बिज़नेस होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं, और जो गवर्नमेंट होती है वो भी जो है ये डिसाइड कर सकती है कि ये कंपनी को डिविडेंड पे करना है या फिर नहीं करना है। मान लो हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है प्रॉपर्टी डिविडेंड अलाउड नहीं है। नाउ टैक्सेशन पॉलिसी में जो टैक्स रेट होती है वो एक कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी को इफेक्ट करती है। आई थिंक ये पॉइंट आपको इजीली समझ में आ जाए। टैक्स रेट क्या करती है, ये हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट करती है। जितनी ज़्यादा टैक्स रेट उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। अब जितना प्रॉफिट हमारा कम होगा उतना ही कम हमारे लिए बचेगा, उतना ही कम शेयर होल्डर्स के लिए बचेगा। तो जितनी ज़्यादा टैक्स रेट होगी, जितनी हायर टैक्स रेट होगी उतना ही कम डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलेगा, और जितनी लेसर टैक्स रेट होगी उतना ही ज़्यादा डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलेगा। लीगल रिक्वायरमेंट्स, कंपनीज जो होती हैं उनको कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लीट करना होता है डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, जैसे कि एक कंपनी जो होती है, गवर्नमेंट ने जो रूल्स वगैरह बनाए हैं उसमें क्या है कि जो कंपनी होती है कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है उसको डिविडेंड पे करना है या फिर नहीं करना है। लेकिन जो कंपनी होती है उसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं डिविडेंड पे करने के रिगार्डिंग भी। जैसे कई बार अपनी कैपिटल के अंदर से डिविडेंड पे नहीं कर सकती है, और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जब एक कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर सकती है। पास्ट डिविडेंड रेट क्या रही है कंपनी की? जनरली हम देखते हैं कि जो कंपनीज होती हैं वो अपने डिविडेंड पॉलिसी को स्टेबल रखने के ऊपर फोकस करती हैं। मान लो एक कंपनी जो है वो कई सालों से डिविडेंड देते आ रही थी, अगर एक साल भी उसने डिविडेंड पे नहीं किया, चाहे उसको किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में पैसे लगाने हो, तो शेयर होल्डर्स में ये अफवाह फैल जाएगी कि मार्केट के अंदर ये फैल जाएगा कि वो कंपनी जो है उसमें लॉस हो गया है, फिर बहुत सारी जो है गलत न्यूज़ उसके रिगार्डिंग फैलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो कंपनी होती है जनरली इसी बात के ऊपर फोकस करती है कि जो उसके डिविडेंड पॉलिसी है वो स्टेबल रहे, वो सेम रहे, ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कोई भी कुछ मिसरिप्रेजेंट ना करे, उनके माइंड में कोई भी गलत जो थॉट है वो कंपनी के बारे में ना आए। तो मीन्स अगर एक कंपनी कॉन्स्टेंटली डिविडेंड पे करी है तो फिर से डिविडेंड उसको पे करना ही करना पड़ेगा। एबिलिटी टू बोरो का मतलब क्या है कि कंपनी कितना ईजिली फंड्स बोरो कर सकती है। अगर एक कंपनी ईजिली फंड्स बोरो नहीं कर सकती है तो उसको अपने ऑपरेशंस तो करने ही है, तो वो क्या करेगी, जो भी प्रॉफिट है उसको अपने पास रखेगी या फिर डिविडेंड एकदम कम से कम देगी। लेकिन अगर एक कंपनी की बोरिंग कैपेसिटी अच्छी है तो वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर देगी, क्योंकि उसको पता है जब फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं ईजिली बोरो कर सकती हूँ। इस सिचुएशन में हम लोग स्मॉल और बिग ऑर्गेनाइजेशंस का भी एग्जांपल सेट कर सकते हैं कि जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं उनकी बोरिंग कैपेसिटी कम होती है तो डिविडेंड जो है जनरली पे नहीं करती हैं या फिर कम पे करती हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो इजीली जो है उनको फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं, बिकॉज उनके ऊपर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका फेथ होता है, उनकी क्रेडिट वर्थीनेस अच्छी होती है, तो उनको ईजिली फंड्स अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए अच्छे से डिविडेंड पे कर सकती हैं। पॉलिसी ऑफ कंट्रोल मीन्स कंट्रोल पॉलिसी क्या है? जो मैनेजमेंट होती है एक कंपनी की वो कई तरीके की होती है, उसका कई तरह का माइंडसेट होता है। कई कंपनी जो होती हैं उनकी मैनेजमेंट चाहती है कि वो ईजिली जो है वो
कंट्रोल को डेलीगेट करना चाहती है। मीन्स कितने ही चाहे शेयर होल्डर्स को, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक कंट्रोल हाथ से जाए। लेकिन कुछ कंपनीज़ की मैनेजमेंट चाहती है कि जो कंट्रोल है वो लिमिटेड लोगों के हाथ में रहे। तो मीन्स ये जो थॉट है, ये जो थिंकिंग है मैनेजमेंट की, ये भी डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करती है। अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट चाहती है कि वो कंट्रोल जो है वो कुछ ही लोगों के हाथ में रहे, सही रहे, तो वो कम से कम डिविडेंड पे करेगी। कम डिविडेंड पे करेगी तो शेयर होल्डर्स के माइंड में क्या आ जाएगा, कंपनी अच्छी नहीं है, वो ज़्यादा उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, वो अट्रैक्ट नहीं होंगे इस कंपनी से। और अगर एक कंपनी चाहती, वो उसको कोई फियर नहीं है कि कितने ही चाहे शेयर होल्डर हों, तो वो जनरल अपनी डिविडेंड पॉलिसी रखेगी, अच्छे से डिविडेंड पे करेगी। नाउ रिपेमेंट ऑफ लोन्स। रिपेमेंट ऑफ लोन्स का मतलब क्या है, हम देखते हैं कि जो कंपनी होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो ओनली शेयर होल्डर से ही पैसे कलेक्ट करे, प्रॉफिट को ही अपने पास रखे, उसको लोन्स भी लेने होते हैं, मीन्स डेट भी होता है उसके ऊपर। एक कंपनी के ऊपर जितना ज़्यादा डेट होता है उतना ही कम डिविडेंड या फिर नहीं डिविडेंड वो ऑफर करेगी। अगर एक कंपनी के ऊपर डेट कम है तो ज़्यादा डिविडेंड ऑफर करेगी। और एक और भी चीज़ होती है लोन कन्वेनेंस। लोन कन्वेनेंस का मतलब क्या होता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, जो लोन देते हैं कंपनी को, कई बार वो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि जो कंपनी है उसको और ज़्यादा शेयर इशू नहीं करने हैं, या फिर कंपनी जो है उसको डिविडेंड पे नहीं करना है जब तक वो हमारा पैसा पे नहीं कर सकती। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिन्होंने क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, वो उस कंपनी के ऊपर लगा सकते हैं अपनी पेमेंट को इंश्योर करने के लिए, और ये चीज़ अलाउड भी है। और कंपनी जो होती हैं, जो छोटी मोटी कंपनीज होती हैं, वो तो इस चीज़ को ईजिली मान भी लेती हैं, बिकॉज़ उन्हें पता है कि हमें फ़ंड्स ईजिली अवेलेबल नहीं होंगे। तो जो लोन कन्वेनेंस हैं और जो रिपेमेंट ऑफ लोन है, वो भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस के अंदर। नाउ डिविडेंड का जो टाइम है, डिविडेंड की जो डिक्लेरेशन है, वो उस टाइम के ऊपर होती है जब कंपनी का जो आउटफ्लो है कैश का वो मिनिमम हो। मीन्स जब कंपनी को पेमेंट करने के लिए पेमेंट जो होती है कंपनी की वो एकदम कम हो, या फिर सारी की सारी पेमेंट कंपनी कर चुकी है। उसके बाद हमें पता भी है कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह भी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले प्रॉफिट के अंदर से सारे के सारे जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, सारे के सारे खर्चे हम निकालते हैं। इवन जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट भी हम लोग निकालते हैं। फिर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनका डिविडेंड माइनस करने के बाद बिल्कुल लास्ट में जो प्रॉफिट हमारा बचता है उसको हम एज अ डिविडेंड काउंट करते हैं, उसमें से हम डिविडेंड पे करते हैं। तो मीन्स जब सारे के सारे खर्चे निकल जाते हैं उस टाइम के ऊपर डिविडेंड की डिक्लेरेशन होती है। मीन्स जो आउटफ्लो है कैश का वो एकदम मिनिमम हो। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या है कि एक फर्म के पास कितनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके अंदर वो अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर सकती है। अगर एक कंपनी के पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो अपने प्रॉफिट को रिटेन करेगी, क्योंकि वो उसको और ज़्यादा अच्छी जगह पे लगा सकती है उस प्रॉफिट को। लेकिन अगर एक कंपनी के पास अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं तो वो उस पैसे को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ये जो चीज़ है वो आपको वोल्टर्स की जो थ्योरी है, वोल्टर का मॉडल है, उसके अंदर अच्छे से समझ में आएगी, बिकॉज उसने इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया। अगर कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो सारे के सारे पैसे को रिटेन करेगी। अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो डिक्लाइन फर्म है, तो वो सारे के सारे पैसे को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। नाउ शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, शेयर होल्डर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, शेयर होल्डर्स उस कंपनी से क्या चाहते हैं। लिसन फ्रेंड्स, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनको कैपिटल गेन चाहिए, जिनको एक साथ बड़े अमाउंट में प्रॉफिट चाहिए। कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं रेगुलर इनकम, जैसे जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, कई बार वो भी किसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो चाहते हैं कि उन्हें एक रेगुलर इनकम मिले। तो जो कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स कैसे हैं, वो क्या चाहते हैं उस कंपनी से। अगर वो रेगुलर इनकम चाहते हैं तो कंपनी को रेगुलर डिविडेंड पे करना पड़ेगा। अगर वो कैपिटल गेन चाहते हैं तो कंपनी जो है प्रॉफिट्स को रिटेन करेगी, उनको
अच्छी अच्छी जगह पे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करेगी। नाउ कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक फर्म का नेचर कैसा है, किस नेचर की फर्म है, ट्रेडिंग नेचर की है, मैन्युफैक्चरिंग नेचर की फर्म है। अगर मैन्युफैक्चरिंग नेचर की फर्म की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग नेचर की कंपनी जो होती है उनमें हम देखते हैं कि उनकी डिविडेंड पॉलिसी स्टेबल रहती है, बिकॉज उनकी जो अर्निंग होती हैं उनमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग नेचर की कंपनीज़ की बात करें तो ऐसी कंपनी जो होती हैं उनकी जो अर्निंग होती है वो स्टेबल नहीं होती है, उनकी डिविडेंड पॉलिसी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहती है। इसके साथ साथ ट्रेंड, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। हम बात करते हैं कंपटीशन की, यहाँ पे मीन्स हम देखते हैं मार्केट के अंदर एक ही टाइप की बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं। बिस्किट की अगर हम बात करें तो पार्लेजी भी है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं बिस्किट की ही, ब्रिटानिया। तो यहाँ पे कई चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर। अगर उसी सेक्टर में, मान लो बिस्किट के ही सेक्टर की अगर हम बात करें, फूड बेवरेजेस के सेक्टर की हम बात करें, अगर एक कंपनी डिविडेंड ऑफर कर रही है दूसरी नहीं कर रही है तो प्रॉब्लम आ सकती है। मीन्स मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है उस सेक्टर के अंदर, ये चीज़ भी इफेक्ट करती है। अगर उसी सेम सेक्टर के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डिविडेंड पे कर रही हैं, तो जो फर्म है जो डिविडेंड पे नहीं कर रही है उसके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो भी डिविडेंड पे करती है। जैसे एक सेलर होता है, हम देखते हैं अगर एक सेलर 10 रुपये में कोई चीज़ दे रहा है, दूसरा वाला मान लो 12 में दे रहा था, तो थोड़े टाइम के बाद जब वो उसको देखेगा वो 10 में दे रहा है तो वो 10 में ही देना स्टार्ट कर देगा। तो यही चीज़ कंपनीज़ के साथ भी होती है। अगर एक कंपनी डिविडेंड ऑफर कर रही है तो जनरली हम देखते हैं कि दूसरी वाली भी डिविडेंड ऑफर करना स्टार्ट कर देती है, ताकि इन्वेस्टर उसके साथ भी अट्रैक्ट हो। अदरवाइज इन्वेस्टर छोड़ के दूसरी वाले में चला जाएंगे, दूसरी वाले में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ भी इफेक्ट करती है कि मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है। Thank you all. Thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel. In the next video, we will discuss the theories, or we can say the models of dividend policy. Those are Walters model, Gordon's model and Modi Gilani. Thank you.